सभी को नमस्कार। आज हम लोग यूपी टेट का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्राइमरी जो ईवीएस का पार्ट है, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है उसको। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों का हरा रंग जो है, हम लोग जानते हैं ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, एंथोसाइनिन और कैरोटेनॉइड। ये दोनों जो हैं ये पिगमेंट हैं जो कि पेंट में यूज़ होते हैं। पिगमेंट, और पिगमेंट का काम होता है कलर और ओपेसिटी देना। तो पेंट की फिल्म में जो कलर होता है वो पिगमेंट के कारण होता है, और पिगमेंट एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड ये पिगमेंट्स होते हैं। लाइकोपिन, इसको ज़रूर याद रखिएगा। टमाटर का लाल रंग, ये टमाटर में पाया जाता है, और टमाटर का लाल रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है। अब आते हैं क्लोरोफिल पर। तो क्लोरोफिल को हरित लवक कहते हैं हिंदी में, और ये जो होता है ये मेनली फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है, जिसके कारण जो है, जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है ये क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, पौधों का हरा रंग जो होता है वो पत्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। पत्तियों के द्वारा जो है जब सनलाइट भी पड़ती है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी, ये मिलते हैं, और जिससे कि जो भोजन पौधे जो है अपना बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानव गतिविधियां हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। तो एरोसोल, कैन का उपयोग, वनों का जलना, कृषि गतिविधियाँ, उपरोक्त सभी। आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कृषि गतिविधियों के कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। उसके वन जो हैं, आपने झूम कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो जो वन होते हैं पर्वतों पर, तो उनको एक तरह से जो है साफ़ कर दिया जाता है, और उन पर जो है खेती की जाती है, और ये झूम करके खेती की जाती है, जिसको कि एक स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एरोसोल कैन, वो कैन्स होते हैं जैसे मान लीजिए डिओड्रेंट है, या कोई ऐसा सेंट का है, या फिर मान लीजिए रूम फ्रेशनर है, तो उन सब में इस तरह के कैन आपने देखे होंगे, इनको एरोसोल कैन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके कारण भी ये जो है जलवायु परिवर्तन होता है। ये एक तरह से ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट है, यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए, बायोडीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोपा फसल जो है वो जानी जाती है। इसमें बी आंसर हो जाएगा। कॉपर लीफ, कैंडल नट वृक्ष और सर्पगंधा। तो कॉपर लीफ जो होती है ये मेडिसिनल लीफ होती है, एक तरह से ये मेडिसिनल पौधा होता है। कैंडल नट जैसे वॉलनट होता है, या कह सकते हैं कि अखरोट होता है, ठीक उसी तरह से कैंडल नट जो है वो कहा जाता है। सर्पगंधा ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे सर्पदंश, या जैसे कोई सांप काट लेता है तो उसकी जो दवाई होती है, उसकी जो मेडिसिन बनती है, वो सर्पगंधा के द्वारा बनती है, इसीलिए इसको सर्पगंधा भी कहा गया है। अब इनके पौधे किस किस तरह के हैं, तो ये देखिए कॉपर प्लांट ये है, और इसमें देखिए इस तरह के गुलाबी फूल होते हैं। ये जो है यहाँ पर दे रखा है, ये है कैंडल नट वृक्ष। तो कैंडल नट वृक्ष ये सर्पगंधा मानिए आप,
सर्पगंधा है, और सर्पगंधा के बाद में ये कैंडल नट है, ये कैंडल नट है, ठीक है। और इसी में जो हमने देखा, ये जो लीफ है, ये वाला जो पौधा है, ये पौधा जट्रोफा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? भारत की सबसे पवित्र और औषधि पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। ओसिमम सैंक्टम हम जानते हैं कि ये तुलसी को कहा जाता है, तुलसी का साइंटिफिक नेम ओसियम सैंक्टम है, इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, ठीक है। थाइम और रोजमेरी और धनिया, तो थाइम और रोजमेरी जो है ये भी मेडिसिनल प्लांट है, ज़्यादातर जो है मेडिसिन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। धनिया से आप परिचित ही हैं। नेक्स्ट है, पीने योग्य सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? पीने योग्य सुरक्षित जल जो होता है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रेश वाटर या मीठा जल, तो ये नदियों में पाया जाता है, नदियाँ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर होती हैं। तो उसके बाद जब पेयजल, पोर्टेबल वाटर, तो पेयजल ही पीने योग्य पानी है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एक तरह से क्या होता है, इसमें मिनरल जो होते हैं वो नहीं होते हैं और ना ही कोई तत्व होते हैं उसमें। तो इसके साथ साथ ये बनता कैसे डिस्टिल्ड वाटर? पहले तो ये वाष्प करके, पानी को वाष्प करके या कह सकते हैं कि इवोपरेट करके, उसके बाद उसका कंडेंसेशन किया जाता है, संघनन किया जाता है पानी को, तो संघनन की क्रिया की जाती है, तब उसके बाद ये डिस्टिल्ड वाटर बनता है। मेनली जो है लेबोरेटरीज़ में, केमिकल लेबोरेटरीज़ में ये यूज़ होता है। फिर नल का जल, जिसको टेप वाटर बोलते हैं, तो ये साधारण जल है जिसको हम यूज़ करते हैं दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में। नेक्स्ट आते हैं, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में भी आ चुका है, आने वाले और जो इससे पहले जो हमने टेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो भोपाल गैस त्रासदी बेसिकली भोपाल में, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी और 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटती है। और घटना ये होती है कि जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक तरह से ज्वलनशील तत्व और विषैली गैस है, और इसके द्वारा जो क्या होता है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, जो टैंकर्स में भरी थी, वो क्या होती है, लीक हो जाती है। और लीक होने से क्या होता है, लाखों लोग जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उस गैस का प्रभाव होता है और हज़ारों में जो है मृत्यु हो जाती है भोपाल में। और यूनियन कार्बाइड गैस जो कंपनी होती है, यूनियन कार्बाइड कंपनी को देखता है सील कर दिया जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटती है भोपाल में। इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी होता है। तो आंसर है इसका बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसमें मीथेन गैस का भी ये ऑप्शन दे रखा है। तो मीथेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, CH4, तो ये बेसिकली कोल की, जहाँ पर कोयला की माइंस होती हैं, उन माइंस में ये पाया जाता है, ये गैस पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है एक तरह से, तो मीथेन का यूज़ होता है जो भी PNG है, या फिर जैसे कहेंगे नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस जो भी है, चाहे वो PNG हो, पाइप्ड नेचुरल गैस हो, उसका 95% जो है नेचुरल गैस का ये होती है। PNG हो, LNG हो और CNG हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, इन सभी में ये नेचुरल गैस में ये मीथेन जो है एक मेजर जो है ये गैस जो है पाई जाती है वहाँ उसमें। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलते हैं,
जो कि लाफिंग गैस भी कही जाती है, हंसाने वाली गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक तरह से जैसे मान लीजिए कि कोयले को जलाया हमने या कोई भी चीज़ जलाते हैं, और जलाने पे क्या होता है कि वो पूरी तरह नहीं जलती है, कंप्लीट जो है उसका कंबशन नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है। ये भी एक जहरीली गैस है जो कि एक तरह से मूर्छित हो जाता है आदमी इसको सूंघने से। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसको बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 16 दिसंबर को ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे। और 11 जुलाई को हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉपुलेशन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिख देंगे, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 1966 के समय में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है, हरित क्रांति आती है। अब ये हरित क्रांति जो है ये एक तरह से फसलों में हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना, और हाइब्रिड ना कह करके उसे HY ही कहेंगे, हाई यील्ड वैरायटी, या इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा जो है उपज देते हैं, ऐसे बीजों का प्रयोग करना। और इसमें जो है सिंचाई सुविधा को भी एक तरह से बेहतर करना शामिल होता है हरित क्रांति की वजह से। और ये उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ये क्रांति का इसका हमें परिणाम मिलता है, जिसके कारण जो गेहूँ जो है उसकी पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। और गेहूँ की कौन कौन सी वैरायटी इसमें यूज़ की जाती है उस समय? लार्मो, लोरमो, लार्मो रोज़ो, लार्मो रोज़ो, और साथ साथ में 64, ये दोनों गेहूँ के जो वैरायटी हैं वो प्रयोग की जाती है। और एम एस स्वामीनाथन जो है 1966 में भारत में हरित क्रांति को फलीभूत करने वाले है, उनको बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को। इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। और अभी इसमें आंसर है कि पारिस्थितिकी थे, इकोलॉजिस्ट थे, कि जर्नलिस्ट थे, कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और इंथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आंसर है इसमें कृषि वैज्ञानिक थे। और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन इसका आंसर होगा। लेकिन पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? वेयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये स्थित है देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, CO2 प्लस वाटर को पानी के प्रेजेंस में जो CO2 होती है, जिसको हम छोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, CO2 करते हैं। तो CO2 जो है वो
लेते हैं कौन, पौधे, और छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन, और साथ में बनाते हैं C6H12O6 यानी कि O2 प्लस 6O2, ये बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, और ये किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, और साथ में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इसको क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते जो होते हैं या फिर प्लांट में जो पौधों में जो हरे पौधे होते हैं, हरा रंग होता है, वो ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और भोजन बनाने के कौन भोजन बनाता है, कौन सा पार्ट भोजन बनाता है, वो होता है लीफ या पत्तियाँ, लीफ से ये स्टार्ट होता है, लीफ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, अवशोषित करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। हीलियम इनर्ट गैस है, और जो सन है, सन में हीलियम सबसे ज़्यादा होती है, और सन बना होता है हीलियम से। हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस सन में पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भी गैसेज हैं, हम लोग को पता है। अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी आता है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस कितना कितना परसेंटेज पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है 78.09 के आसपास परसेंटेज जो है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वातावरण में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.9% लगभग कह सकते हैं 21% पाई जाती है। उसके बाद आर्गन आती है जो कि एक इनर्ट गैस है, ये पाई जाती है 0.93%। और उसके बाद में CO2 है जो कि 0.04% पाई जाती है। तो ये चारों गैस जो है ये कितने कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं, ये आता है एग्ज़ाम में। और ये भी आता है कि इनको क्रम में लगाओ कि हाईएस्ट कौन सा परसेंटेज में पाई जाती है वातावरण में, और लोएस्ट कौन सी पाई जाती है। तो ये चार अगर सीक्वेंस में आते हैं तो फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर CO2, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जो जीव अपशिष्ट पदार्थों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच फीड, यहाँ पे फीड की बात आ रही है, फीड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को खाने वाले की बात आ रही है कि जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं तो उनको कहते हैं। यहाँ पे अपघटक नाम आया है, लेकिन अपघटक हिंदी में हम कह सकते हैं, लेकिन डिट्रीवोर्स होते हैं ये। डिट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, इनको ज़रा समझ लीजिएगा। डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया है तो वो डिकम्पोज़र है, या फिर मान लीजिए कोई कीड़ा है वो डिकम्पोज़र है, उसको एक तरह से डिकम्पोज करते हैं। लेकिन सीधी तौर से जीवों को खाने वाले, अगर सीधी तौर से जीवों को खाने वाले जो होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, फिर कंज्यूमर आते हैं, फिर डिकम्पोज़र आते हैं फूड चेन में, उसमें ये डिट्रीवोरस कहा जाते हैं कि जो कि जीवों को सीधे खाने वाले होते हैं। जैसे कहने का मतलब है अर्थवॉर्म हो गया, फंगाई हो गया, बीटल हो गया, पिलबर्ग, बोरोइंग बग, साइट्रस, साइलेट, ये सभी जो हैं एग्जाम्पल्स हैं इसके। गर्म भूजल से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज, इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ये आंसर हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा से आप लोग परिचित ही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल के द्वारा जो है ये बनाई जाती है, ये पन बिजली परियोजना जिनको कहा जा सकता है। तीसरा सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका भी प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखिए, नाभिकीय ऊर्जा के प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और याद रखिएगा, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, पिछली क्लास में, कि सौर ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है, इसको याद रखिएगा, बाड़मेर जिला।
और नाभिकीय ऊर्जा में को अगर हम देखें तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा में है, बुलंदशहर के पास में, ठीक है। वो और उसके अलावा कहाँ पे है, तो भाई तारापुर में एक संयंत्र है महाराष्ट्र में। दूसरा इसके बाद में कैगा है कर्नाटक में। फिर तीसरा है रावत भाटा, ये राजस्थान में है, कोटा के पास। चौथा है कलपक्कम और कुणालकुलम। पांचवा कुणालकुलम। ये रिसेंटली बना है प्लांट ये। और इसके अलावा जो है गुजरात में काकरापार है, तो ये कुछ मेजर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सातवां ले लीजिए नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है। तो ये मेजर प्लांट्स हैं। और भी हैं जो कि प्लांट्स जो हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, लेकिन वो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम स्तर पे होता है, मेनली जो है यही है। 16 घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखिए 16 घास भूमियाँ इस तरह के कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं ये इस तरह से। तो ये घास भूमियाँ जो है ये टैगा जलवायु होती है, और घास भूमियाँ लगभग जो है ऊपर में पर्वतों के सबसे ऊपर में पाई जाती हैं। उसके बाद बर्फ़ होती है, तो ये टैगा जलवायु में के अंतर्गत आती है। और ये नीलगिरी जो है दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो उसका नाम है दोदो बेट्टा, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के नीलगिरी में ही मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आ जाता है, अभी नीलगिरी है कहाँ पे, पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 घास भूमियाँ पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। तो कौन कौन से स्टेट कवर करती हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हिमालय के बारे में आप जानते ही हैं। पूर्वी घाट जो है, जो पूरब के यहाँ पर जो है राइट साइड में पूरब में जो बने हुए पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उसके किनारे में वो पूर्वी घाट है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये भी आप जानते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास है बसी हुई। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पेलिकन कहाँ पाए जाते हैं? कि पेलिकन एक प्रकार के बर्ड है, कहाँ प्रजनन करते हैं? तो इन इंडिया पेलिकन्स ब्रीड इन। ये पेलिकन, ये देखिए इस प्रकार का ये बर्ड होती है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है पेलिकन की। और ये बर्ड जो है आंध्र प्रदेश में कोकरे वेल्लूर, नेलापट्टू और कूनथंकुलम में, ये तीनों जगह में ये पाई जाती है। और ये तीनों जगह कहाँ पर है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं मिनमाटा रोग किस तत्व की अधिकतम या अधिक मात्रा वाले मछली खाने से होता है? तो जैसे मान लीजिए जो सी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, चाइना में सी फूड्स खाया जाता है बहुत ज़्यादा, या मछली खाई जाती है यहाँ पर ज़्यादा में, तो वहाँ पर जो है ये मनीमाटा रोग वो उसके कारण होता है। तो फिश कंटेनिंग हाई लेवल्स, जो हाई लेवल में जो है फिश को खाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादातर मछली खाई जाती है। तो ये मिनीमाटा रोग बेसिकली ये ब्रेन से रिलेटेड रोग है, ये मस्तिष्क विकार होता है, और ये होता है मिनीमाटा पारा मरकरी के कारण। और क्या है? मिथाइल मरकरी फॉर्म हो जाती है, मिथाइल मरकरी। तो मरकरी तत्व है, मिथाइल मरकरी का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक जो होती है वो कैंसर को एक तरह से जो गैस होती है आर्सेनिक, वो कैंसर उत्पन्न करती है।
मेनली जो है स्किन कैंसर हो गया या फिर लंग कैंसर हो गया, ये सभी जो है आर्सेनिक तत्व होने के कारण, वाटर में जो है पानी में आर्सेनिक तत्व होने के कारण जो है ये बीमारी जो है कैंसर बीमारी पनप सकती है। तो दूषित जल में ये पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अधिकतम ओजोन क्षय कहाँ देखा गया है? मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन। तो मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। जो भी वायुमंडल के अलग अलग मंडल हैं, तो उसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो समताप मंडल जो है ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर के आसपास में ये ओजोन लेयर मिलती है। और दक्षिणी ध्रुव में जो साउथ पोल है या अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ओजोन का क्षरण होता है। कारण क्या है? तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान वहाँ का पहुँच जाता है, जो कि ओजोन क्षरण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। और क्या होता है एक तरह से कि जो वायु है, वायु का भंवर बन जाता है। एक तरह से बादल का फॉर्मेशन होता है और उसका भंवर बन जाता है। वो भंवर जो है एक तरह से जो ओजोन परत है उसको ब्रेक कर देता है, उसमें छेद कर देता है। तो इस कारण जो है वो ये वायु का भंवर बनने के कारण उसमें वहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव में, और ये बनता कब है? जब ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान पहुँच जाता है। तो तो एक तरह से जो है बादल का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो एक तरह से वायु का भंवर के साथ साथ में जो फॉर्मेशन करते हैं बादल का, तो वो भी एक तरह से इसका कारक होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज। तो पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, कानिया। तो हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन और भी इसी तरह से पूछे जाते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया था, वो भी जीवी मावलंकर थे। ये इसको भी याद रखिएगा। फिर यही पूछ लिया जाता है कि पहले मान लीजिए अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो अटॉर्नी जनरल पहले जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर पहले सुकुमार सेन थे। और राज्यसभा के अध्यक्ष पहले कौन थे? तो राज्यसभा के अध्यक्ष पहले जो थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो प्रधानमंत्री बने, पहले राष्ट्रपति बने, या जो पहले कोई भी इलेक्शन कमिश्नर बने, तो उन सब का जरूर आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है ये बेसिकली IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में है, ग्लैंड में, और जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां, अब विलुप्त प्राय प्रजातियां जो है वो उनकी लिस्टिंग की जाती है। वो विलुप्त प्राय प्रजातियां जो है वो इस रेड डाटा बुक में अंकित की जाती हैं। और वो जो पन्ने होते हैं रेड डाटा बुक के, वो गुलाबी कलर के पन्ने होते हैं जहाँ पर इनको अंकित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, गुलाबी पन्ने, गुलाबी रंग के पन्ने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा विलुप्त के कगार पर जीव। ए वाला आंसर जो है वो हो जाएगा, एनिमल्स नियर एक्सटिंक्शन। नदी प्रदूषण भूजल स्तर में कभी वायु प्रदूषण से इसका संबंध नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष 2018 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्राइमरी का, UP टेट का, उस समय रेखा शर्मा थी।
और अभी जो है वो है विजय किशोरी राहटकर, याद रखिएगा विजय किशोरी राहटकर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यहाँ पे आहूत शब्द का प्रयोग भी याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि आहूत कौन करता है, तो आहूत का मतलब भी होता है बुलाना, तो वो राष्ट्रपति आंसर होगा। और अगर कहा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। अब ऐसे ऐसे कौन सा मतलब ऐसा समय आता है जब ऐसी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक साधारण बहुमत से बिल पेश होने वाला है तो साधारण विधेयक बोला जाता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक में क्या होता है, वो साधारण बहुमत से पास होता है। तो मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना आवश्यक होता है, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, या ऐसा दोनों में जो है मत एकता का अभाव है दोनों सदनों में, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और उस बिल पर जो है चर्चा होती है, दोनों जो सदनों के जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं। तो ये जरूर याद रखिए। और ये साधारण विधेयक में ही ऐसा होता है। संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 है उसमें ऐसा नहीं होता है, और जहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है वहाँ पर नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है धन विधेयक के मामले में भी वह संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ों में नहीं है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और दूसरा मनी बिल में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से भाग 9 संबंधित है। तो पिछली क्लास में मैंने पंचायती राज के बारे में बताया था कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1956 में, 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके द्वारा पंचायती राज पहली बार जो है इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। और 73वां संविधान संशोधन होता है जब, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये बिल आता है, 93 में पास होता है। तो 1993 में उसमें क्या होता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है, भाग 9 ऐड किया जाता है, और अनुसूचियाँ जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो ऐड की जाती है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित जो विषय हैं, जो 29 विषय हैं जिन पर जो है पंचायती राज जो है से संबंधित जो विषय और कह सकते हैं उन पर जो कानून बनता है उन विषयों पर, वो पंचायती राज से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो नौका भी जोड़ा गया था, नगर पालिकाएँ जिनको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसको भी आप याद रखिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के बलवंत राय मेहता कमेटी है, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आती है, सिंघवी कमेटी आती है, पीके थुंगन कमेटी होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी कमेटियाँ से संबंधित हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार है उसमें संविधान में। भाग 6 ये राज्य के बारे में बताता है। भाग 5 संघ है, या केंद्र के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में पूरी जानकारी देता है। भाग 6 राज्य के बारे में देता है। और भाग 4 ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 4 का जो कि मौलिक कर्तव्य है उसको बाद में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है सिफारिश की थी इसकी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 74वां संविधान संशोधन किस संबंधित है, यह भी मैंने बताया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, इसमें 18 विषय होते हैं, उन पर ये है ये कानून बना सकती है, जो कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाएँ जो होती हैं वो उससे संबंधित जो विषय हैं वो दे रखे हैं 12वीं अनुसूची में। और इसके द्वारा जो इस शहरी स्वशासन जिसको कह सकते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट या नगर पालिकाओं के बारे में इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
वर्षा जल में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनने वाली गैस कौन सी है? तो वर्षा जल में घुलकर अम्लीय वर्षा, तो एसिडिक रेन। तो इसको समझे कि एसिडिक रेन बेसिकली दो गैसेस होती हैं, NO2 प्लस SO2, ये मिलकर के H2SO4 बनाती हैं, जो कि अम्ल वर्षा होती है। तो दो गैसें ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन के लिए। और एसिड रेन ज़्यादातर कहाँ होती है? नॉर्वे और स्वीडन में। नॉर्वे और स्वीडन में, स्वीडन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये क्या है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है। ये एक तरह से जितनी भी एंटीसेप्टिक दवाएं बनती है उसमें ये यूज़ होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2S को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते ही है CO2, जो कि अच्छा H2S जो है ये भी जो है, देखो जरा इसको, काय में यूज होती है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेगेटिव। ये भी जो है माइंस में पाई जाती है। और ये CO2 भी एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैस CO2 पॉल्यूशन उत्पन्न करती है। कार्बन एमिशन जो है CO2 एमिशन को जो भी होता है, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? पिछली क्लास में मैंने इसको बताया था कि रूल ऑफ लॉ जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये इंग्लैंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया है कुछ भी, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है किसी देश में अगर है तो वो स्विट्जरलैंड में है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता का जो है पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी भी जो कानून को बनाने के लिए, उसमें जनता इन्वॉल्व रहती है, रेफरेंडम किया जाता है बाकायदा, उसके बाद ही कानून बनता है वहाँ पर। दूसरा जो है कि जनता के जो सेवक जो हैं, जो भी सांसद है, जो भी प्रतिनिधि है, तो चुनकर जाते हैं वहाँ की संसद में, उनको जो है जनता फिर से जो है एक तरह से वापस बुला सकती है उनके खिलाफ में वोट दे करके। ठीक है, तो हमारे यहाँ लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम पहले सांसद चुनते हैं और उसके बाद वो सांसद हमारे सर्वोच्च नेता को चुनते हैं, और उसके द्वारा जो है ये हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है ये चलता है। ठीक, आयरलैंड याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से मैंने बताया ये DPS लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत राज्य के नीति तत्व है। तो इसमें जो है एक तरह से राज्य का एक तरह से जो कार्य है वो है कल्याणकारी योजनाओं को बनाना और देश की जनता के लिए जो है जिसके पोषण है उस संवर्धन के लिए उनको बना करके उनको एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि उनकी जो मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन जारी करता है। ठीक है, तो 324 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 329 तक के बीच में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया है संविधान में। गृह मंत्रालय की जारी करता है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं, लोकसभा सचिवालय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब मान लीजिए ये भी पूछ रहा है कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? संवैधानिक निकाय ये भी पूछा जाता है। तो एक चीज़ तो है ये कि इसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, चुनाव आयोग हो गया, UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, विधि आयोग हो गया, लॉ कमीशन हो गया, वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन हो गया,
कमीशन हो गया, CAG हो गया, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 148 से CAG आता है 148 से लेकर 151 अनुच्छेद पर। फाइनेंस कमीशन जो है वो आता है ये 280 अनुच्छेद में दिया गया है। 148 से 151 के बीच में दिया गया है CAG के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। लॉ कमीशन भी समय समय पर जो है लॉ कमीशन भी बनता रहा है। SPSC, UPSC, इलेक्शन कमीशन, ये सभी जो है संवैधानिक बॉडी हैं। और SC/ST कमीशन भी संवैधानिक बॉडी है, वो यहाँ पे छूट गया है लिखना, तो SC/ST कमीशन भी संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा का पहला घंटा क्या कहलाता है। देखिए लोकसभा में जो होता है, जो कार्रवाई होती है वो चालू होती है 11 बजे से, 11 बजे से 12 बजे तक ये पहला घंटा होता है लोकसभा में। और जिसमें जो है प्रश्नकाल जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सांसद जो है वो प्रश्न पूछ सकता है सरकार से, किसी भी बिल से संबंधित अगर चर्चा चल रही हो उस पर। अब इसके बाद आता है 0 आवर, इसको भी याद रखिएगा। 0 आवर कहने का मतलब है 12 से 1, ये लोकसभा में होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा सार्वजनिक विषय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देश की जनता को लेकर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मंदी आ गई, या मान लीजिए इस समय का जो दौर है जो चल रहा है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है उस वॉर में, और लंबे अंतराल हो चुका है इसको। और उसके बाद जो है ईरान के द्वारा अपने पड़ोसी देशों पर जो भी अमेरिका की एम्बेसीज थी, या और जो भी जहाँ जहाँ पर तेल की डिपो थी, उन सबको ध्वस्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश में भी जो है एक तरह से गैस और तेल की जो है की कमी भविष्य में आ सकती है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इनिशियल स्टेज है, तो लेकिन वार का जो है वो तो एक स्टेज कह सकते हैं कि वो तो बहुत समय हो गया है, तो उसको लेकर के अभी सीज फायर भी नहीं हुआ है। और ईरान जो है वो इसमें जो है पूरी तरह से जो है पीछे हटने के उसकी जो मंशा नहीं है युद्ध से पीछे हटने की, लेकिन फिर भी सीज फायर अगर होता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो इससे जो है हम लोग का जो आयात है, जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है खासकर जो पेट्रोलियम है और जो गैस है, तो वो वहाँ से आयात करते हैं। तो हरमुज की जलसंधि है, और हरमुज की जलसंधि से जो है वो जहाज जो है शिप्स है जो पास होते हैं, वो ईरान ने अभी बंद कर रखी है, जिसके कारण जो कई देशों में जो है जहाँ यहाँ पर गैस की और पेट्रोल डीजल की जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस देश में जो वहाँ से आता है डीजल और पेट्रोल या गैस आती है, तो वो बेसिकली अभी क्या है उसमें कहीं ना कहीं पर अभी एक तरह से हमको प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो खैर, तो लोकसभा का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है। और शून्यकाल के बारे में मैंने बता ही दिया, 0 आवर। कोई भी सार्वजनिक विषय हो, जैसे मान लीजिए एक दो विषय जिसके बारे में भी चर्चा करी, दूसरा कोई विषय जैसे मान लीजिए आप देखिए कि जैसे प्रदूषण का कोई विषय आया, या फिर जैसे अभी हाल ही में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, तो ये सभी चर्चा, या फिर मान लीजिए सार्वजनिक विषय कोई ऐसा विषय है जो कि पूरी तरह से जनता से संबंधित है और जिस पर जो है जनता मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री जो है अपना वक्तव्य दें और सदन में जो है इस बात को उठाया जाना चाहिए, जिससे भी जनता जो है ग्रसित है। तो ऐसे केस में क्या होता है, 11 से 12 के समय में 0 आवर चलाया जाता है। तो उस टाइम पे जो है ये सार्वजनिक विषयों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको जो है जनता से सीधे संबंधित है, उनको जो है इसमें डिस्कस किया जाता है। तो वो कार्रवाई जो है वो शून्यकाल कहलाती है, ठीक है। उस पर नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन करता है। अब वर्षा जल जो है वो संचयन का मतलब है कि वर्षा का जल आए और हम क्या करें, उसको किसी टैंक में, बड़े टैंक में जो है उसको एक तरह से संग्रह कर रहे हो, और उसके बाद जो है वो वर्षा का जल जो है सिंचाई में भी यूज़ हो, वो वर्षा का जल जो कृषि सिंचाई के अलावा जो है और भी कार्य हैं उनमें भी यूज़ हो। तो
खास तौर से मैंने सिंचाई के लिए यूज़ होने के लिए जहाँ जहाँ पर जो है वर्षा कम होती है वहाँ पर उस जल को पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि वर्षा जल संचयन का मतलब है वर्षा जल का संग्रह। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, जल वितरण उपयोग के लिए जल का संग्रह, स्टोरेज ऑफ यूज वाटर, ये नहीं है। हाँ, यूज वाटर का स्टोरेज किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वर्षा जल जो कि पहले से ही आ चुका है क्वेश्चन में, तो वर्षा जल का संग्रह ही आंसर होगा। ठीक है, जल वितरण को हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो टैंक्स होते हैं, पेय योग्य जल जो है वो टैंक्स में भर करके ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर जो पीने का पानी है वो उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है जल का वितरण किया जाता है। कई कई जगहों पे जो है शहरों में भी या फिर कहीं कहीं पर जो है हाईवे के किनारे भी जो है पीने वाला जल जो है उसको जो है शुद्ध एक तरह से पानी जो है उसको रखा जाता है। तो वहाँ से वो टेप वाटर से जो है वो होता है जिससे हम लोग वो पानी पी सकते हैं। तो जल का वितरण जो है एक तरह से जल का जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वितरण करने ले जा करके उसको जो है बांटना। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा वर्षा जल का संग्रह। नेक्स्ट है भारतीय गैंडा कहाँ स्थित संरक्षित है। तो देखिए गैंडा परियोजना जो है ये काजीरंगा में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो जो है एक तरह से गैंडों के लिए जाना जाता है और साथ साथ में हाथियों के लिए भी जाना जाता है, परंतु काजीरंगा का जो मेनली नेशनल पार्क का जो मेनली जो फोकस है वो एक तरह से वहाँ पर संरक्षण किया जाता है, वहाँ पे रखे जाते हैं गैंडे, रखे जाते हैं गैंडे वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गिर में जो है जंगली जो हम लोग का शेर होता है, बब्बर शेर या शेर कह सकते हैं, ये गुजरात में ये गिर अभ्यारण्य है और काजीरंगा असम में है। कार्बेट नेशनल पार्क ये 1936 में बना पहला नेशनल पार्क था और इसी के द्वारा कार्बेट नेशनल नैनीताल में है और नैनीताल में ये कार्बेट नेशनल पार्क वहाँ पर जो है ये नेशनल पार्क जब 1973 में पहली बाघ परियोजना आई थी तो उससे पहले जो है ये कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, यहाँ पर बाघ रखे गए थे सबसे पहले। ठीक है, तो फिर बांदीपुर जो अभ्यारण्य है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, बांदीपुर और नागरहोल कर्नाटक में। ठीक है, इसमें कार्बेट कर्नाटक और नागरहोल भी वहीं पर है। इसके अलावा भी नेशनल पार्क्स हैं और जो भी नेशनल पार्क्स के अलावा जो भी टाइगर परियोजना संबंधित टाइगर रिजर्व्स हैं तो उनको भी आप जरूर याद कर लिए कौन सी परियोजना जो है किस पशु से संबंधित परियोजना है और कब वो परियोजना लॉन्च की गई, उसको भी ये पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। और ज़्यादातर जो है नेशनल पार्क्स के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में बहुत आता रहा है एग्ज़ाम में और आगे भी जो है आता रहेगा। तो ये जो है पूरी तरह से आप लिस्ट जो भी है इसकी याद कर लीजिए कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है। ऊर्जा प्रवाह का मतलब है एनर्जी जो है किस तरह से फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है पारिस्थितिकी तंत्र में, फूड चेन जब हम पढ़ते हैं, खाद्य जान पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर कहने का मतलब उत्पादक, यानी कहने का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे। अब उन पेड़ पौधों को खाने वाला हो गया कंज्यूमर। तो प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और सेकेंडरी जो द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। वो कौन होते हैं, जीव जंतु होते हैं। उसके बाद में डिकम्पोजर होता है या कह सकते हैं अपघटक होता है। तो अपघटक जो है वो कहते हैं कि जो कि बैक्टीरिया हो गया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो उसको जो है उपभोक्ता को नष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉडी जो है वो सड़ गल के किसी भी जानवर की बॉडी जो है सड़ गई है, गल गई है, तो ऐसी बॉडी को जो है कीड़े पड़ जाते हैं तो वो एक तरह से कह सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया लगना, तो वो जो हो जाता है एक तरह से वो डिकम्पोजर कहे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता, ऊपर जो है कम होता जाता है। कितना कम होता जाता है, 10% रूल है। कितना, पहले अगर 100% रहेगी ऊर्जा
तो फिर 10 पे आ जाएगी कंज्यूमर में, उसमें प्रोड्यूसर में 100% रहेगी, तो 10 बचेगी कंज्यूमर में और 1 बचेगी डिकम्पोजर में। ठीक है, तो ये कंज्यूमर पे, ये प्रोड्यूसर पे। ठीक है, तो ये 10% फ्लो भी इसी में आता है फूड चैन में। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपभोक्ता उत्पादक तो सबसे पहले हो जाएगा, तो ये हट गए, फिर उपभोक्ता हो गया, फिर अपघटक हो गया, प्रोड्यूसर हो गए, फिर कंज्यूमर हो गए, फिर डिकम्पोजर। ए वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पाई जाती है? कोयला की खानों में पाई जाती है। जब हम लोग जो है पॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जो है सड़क पर चलते हैं तो उससे धुआं निकलता है, उसमें भी CO2 होती है। और हम लोग भी जो है एक्सेल करते हैं, जो श्वसन करते हैं, उस क्रिया में भी जो CO2 बाहर छोड़ते हैं, जीव जंतु भी बाहर छोड़ते हैं। और प्रोपेन का प्रयोग जो है, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर के जो है ये LPG गैस बनाती है, तो प्रोपेन का प्रयोग भी जो है एक तरह से नेचुरल गैस बनाने में रहता है। ईथेन, ईथेन बेसिकली इथेन से एथेनॉल बनता है, जिससे अल्कोहल कहा जाता है, या इथाइलिन बनता है। तो ये सभी जो है ये भी यूज़ होते हैं एक तरह से कोई भी केमिकल बनाने में। और मीथेन, मीथेन गैस CH4 जो है ये कोल की जो माइंस होती हैं उनमें पाई जाती है, जहरीली गैस होती है मीथेन। और साथ में मीथेन बेसिकली मैंने बताया था अभी कि मीथेन का जो मेनली यूज़ है वो किस में है? नेचुरल गैस के फॉर्मेशन में। तो नेचुरल गैस CNG हो गया, PNG हो गया, LNG हो गया, ये सभी जो है मीथेन उसका मेन कंपोनेंट है। LPG में मेन कंपोनेंट जो है वो ब्यूटेन है, और ब्यूटेन के अलावा नंबर 1 पे ब्यूटेन है, फिर उसके बाद में प्रोपेन है, प्रोपेन। तो ये मैंने आपको जो है पूरे 30 क्वेश्चन जो थे उनको, उनका सॉल्यूशन आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो क्वेश्चन पेपर रह गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले EVS को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है अपर प्राइमरी का जो 6 से 8 की कक्षाओं के जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए जो आप UP टेट पास करने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद मेरा आपको ये भी बताना है कि अभी थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूँगा कि देखिए हमारी जो वेबसाइट है, तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो फिर जैसे हम कहें, अगर यहाँ पे इस बोर्ड को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे गूगल पे आप जाएंगे, और गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस बार में एग्ज़ाम्स उस पर कीबोर्ड कहाँ है? ये रख है एग्ज़ाम्स डॉट आउरा स्टडी .in। ठीक है, इसको आप खोल लेंगे। और इसमें ये वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी, और खुलने पर जो है ये नीचे ये सभी एग्ज़ाम सीरीज़ है, यहाँ पे लॉगिन कर देंगे आप। और लॉगिन करने के बाद में मान लीजिए आप लॉगिन कर देते हैं, ये इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। और इसमें जो है टोटल न्यू एग्ज़ाम 76 से सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए UP टेट 2026 को आप क्लिक करते हैं, तो इसको आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नीचे आएंगे जब आप, तो ये न्यू एग्ज़ाम्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
या फिर यहाँ पे मान लीजिए इसके अलावा जैसे ये बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ऐसे मान लीजिए मैंने एशियन हिस्ट्री डाल दिया, तो एशियन हिस्ट्री में वो और भी एग्ज़ाम जो है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम खुला तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में इसको यहाँ पे इनरोल नाउ करेंगे, फ्री टेस्ट है, फिर ज्वाइन फ्री करेंगे, ज्वाइन फ्री करने के बाद यस आई एम श्योर, और यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो है इस तरह से ये खुल के आएगा। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने पे फिर आई एम श्योर करेंगे और यहाँ पे ये नीचे इस तरह से ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट एग्ज़ाम कर देंगे आप। ठीक है, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली, फिर स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे। अब इस तरीके से आपको पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमिट आंसर एंड नेक्स्ट। इस तरीके से जो विंडो आपको सामने नज़र आएगी, ये बिल्कुल वैसी ही विंडो है जैसे आपको CBT दिए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम जो है आप इसका जो है यहाँ पर इसको फ्री में जो है किसी भी एग्ज़ाम कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह से नवामंडल जो है ऋग्वेद संहिता का नवामंडल कैसे संबंधित है। ठीक है, तो ये सोम एंड डाइटी है इसका आंसर मान लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो जो जो क्वेश्चन होते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो ये पूरा जो है एक तरह से आप वहाँ जा कर के exams.aurastudy.in पर जा कर के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं और उसको उसमें जो है ये जो किसी भी एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वर्तमान में जो भी करंट अफेयर्स डे बाई डे की चल रही है वो भी एग्ज़ाम्स में ही आपको उधर टेस्ट आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं पर हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।